एक छोटे से गांव में जहां खेत और हरियाली दूर दूर तक फैली थी, रामदीन नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर था और एक गाय जो उनके जीवन यापन का साधन थी। रामदीन और ललिता सीधे साधे और भगवान से डरने वाले लोग थे, जो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे। गांव के सभी लोग उनकी सादगी और दयालुता की बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी शादी के कई सालों बाद भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा। रामदीन और ललिता ने मोहन को बड़े लाड प्यार से पाला। उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दी और जीवन के मूल्यों को समझाया। मोहन भी अपने माता पिता के संस्कारों को अपनाते हुए एक समझदार और मेहनती युवक बना। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने कई बार अपने माता पिता को शहर आकर उनके साथ रहने के लिए कहा। माँ बापू, शहर में सारी सुविधाएं हैं, आप यहाँ मेरे साथ आराम से रहेंगे, वह कहता। लेकिन रामदीन और ललिता ने हमेशा गांव में ही रहने का फैसला किया। उन्हें गांव का शांत माहौल और अपने खेत खलिहान बहुत पसंद थे। वे मोहन से कहते, बेटा, हमें गांव में ही अच्छा लगता है, तुम बस कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करो। तुम्हें देख लेते हैं तो दिल को तसल्ली मिलती है। कुछ समय बाद मोहन की शादी का रिश्ता आया। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने शहर में एक लड़की प्रिया को पसंद किया है और उसी से शादी करेगा। रामदीन और ललिता ने खुशी खुशी मोहन की पसंद को स्वीकार कर लिया। मोहन ने प्रिया से शादी की और शहर में अपना एक बड़ा सा घर बनवाया, जहां वे खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया और एक दिन रामदीन जी की मृत्यु हो गई। मोहन को अपनी माँ की चिंता सताने लगी। उसने सोचा कि गांव में अम्मा अकेली है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने ललिता को फ़ोन किया, माँ, अब आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको अपने पास रखेंगे। अब तो बाबूजी भी नहीं हैं, आपका अकेले मन नहीं लगता होगा। लेकिन मोहन की पत्नी प्रिया ने उसकी बात सुन ली। उसने तुरंत कहा, अपनी माँ को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है, वह गांव में आराम से रह रही हैं, रहने दीजिए। प्रिया अपनी सास को अपने साथ नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसकी आज़ादी में बाधा पड़ेगी। उसे अपनी सास की सेवा करने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह तो ज़्यादातर अपनी पार्टियों और शॉपिंग में व्यस्त रहती थी और उसे अपने पति के अच्छी नौकरी वाले होने का बहुत घमंड था। वह अपनी सोसाइटी में अपना रुतबा दिखाती थी और अक्सर अपने घर में पार्टियां देती रहती थी। उसे अपनी सास को अपनी सहेलियों के सामने दिखाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि सहेलियां मजाक उड़ाएंगी कि तुम्हारी सास तो गांव की हैं, उन्हें ढंग से बात करना भी नहीं आता। उसे यह भी लगता था कि सास के आने से उसके सुखी जीवन में खलन पड़ जाएगा।
ललिता देवी अपनी बहू के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए जब भी मोहन अपनी माँ से शहर आने के लिए कहता तो वह यह कहकर मना कर देती कि बेटा, मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, तुम मुझे गांव में ही रहने दो। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं गांव में ही रहूँगी, जब नहीं चलेंगे तब तो तेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और तुझे इधर गांव में सभी है ना, मुझे देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो तू भी भाग भाग कर आ जाता है मेरे पास, इसलिए परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक से हूँ। इसी तरह कुछ साल और निकल गए। एक बार मोहन अपने ऑफिस के काम से अपने गांव के पास से ही गुजर रहा था तो अचानक वह अपनी माँ से मिलने आ गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ खेत में धान रोप रही हैं और धूप में उनका चेहरा काला पड़ गया है, उनकी पीठ झुकी हुई है और उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मोहन ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ को तो आँखों की कमजोरी के कारण दिखाई ही नहीं दिया कि दरवाजे पर उनका बेटा खड़ा है। मोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें खेत से बाहर लेकर आया। वह बोला, माँ, आप बहुत जिद्दी हो, आपसे कितनी बार कहा है कि हमारे साथ शहर चलो। यह देखो, इस उम्र में खेत में काम कर रही हो, यह उम्र है खेत में काम करने की। मोहन ने माँ का थोड़ा सामान एक बैग में भरा और बोला, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। मैंने देख लिया तुम कितने आराम से रहती हो, अब चुपचाप से मेरे साथ शहर में ही रहोगी। मैं आपको गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं उधर इतना बड़ा अफसर हूँ, घर में 2-2 नौकर चाकर लगे हुए हैं और मेरी माँ गांव में खेत में काम कर रही है। और वह अपनी पत्नी को बिना बताए ही माँ को शहर लेकर आ गया। प्रिया जब अपनी सास को देखती है तो उसका मुंह ही बन जाता है। अपनी पत्नी के बने हुए मुंह को देखकर मोहन उससे कहता है, मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रिया पति की बातें सुनकर जल भुन जाती है और उसे लगता है कि उसकी सास ने ही उसके पति से उसकी चुगली लगाई होगी, तभी तो वह उससे कह रहे हैं कि मेरी माँ का ख्याल रखना। वह मन ही मन बड़बड़ाती है, क्या मैं इनकी माँ का ख्याल नहीं रखती हूँ। और मोहन के जाते ही वह अपनी सास को तरह तरह के कामों में लगा देती है। उनसे घर के नौकर हटा दिए और सास के साथ नौकरों से भी बदतर सलूक करने लगी। प्रिया ने अपनी सास को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, सब काम उन्हीं से करवाने लगी और साथ में खरी खोटी भी सुनाती। जब तक बेटा ऑफिस में रहता तब तक प्रिया सास से घर के सारे काम करवा लेती और जैसे ही मोहन के आने का समय होता वह अपनी सास को कुर्सी पर आराम से बैठा देती। मोहन जब अपने ऑफिस से लौटकर घर आता है तो सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी माँ आराम से पलंग पर बैठी हुई हैं। वह देखकर खुश हो जाता है कि चलो अब मेरी माँ यहाँ सुकून से है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की किसी भी बात का पता नहीं था। ललिता देवी अपने बेटे से अपनी बहू की कोई बात या कोई शिकायत नहीं लगाती थी। अगर बेटा पूछता भी था कि माँ तुम ठीक हो, खुश हो, तो वह कहती, हाँ बेटा मैं खुश हूँ। और इसी तरह से काम वालियों की तरह वह अपना जीवन बिताने लगी।
प्रिया को लग रहा था कि वह अपनी सास को इतना परेशान करेंगी कि वह थककर गांव वापस चली जाएंगी। लेकिन अब गांव जाएं तो जाएं भी कैसे, क्योंकि अब रामदीन जी तो रहे नहीं थे और मोहन अपनी माँ को शहर ले आया था। गांव की जमीन और घर बेचकर वह अपनी माँ को अपने पास शहर ले आया था। जब बहू को यह पता चलता है कि गांव का घर और ज़मीन बेचकर आए हैं तो सास तो वापस गांव नहीं जा पाएंगी, तो वह और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। मोहन के ऑफिस जाने के बाद वह ललिता देवी से कहती हैं कि इस घर में मालकिन बनने की कोशिश ना करें। आप इस घर में नौकरानी हैं, नौकरानी की तरह ही रहें। अगर घर में कोई आता है और तुम्हारे बारे में पूछता है तो तुम सिर्फ अपने बारे में यही बताना कि तुम इस घर की नौकरानी हो। एक दिन प्रिया अपने घर में किटी पार्टी रखती है और उसकी सारी सहेलियां घर आती हैं। वह अपनी बूढ़ी सास को रसोई में नाश्ता लगाने के लिए बोल देती है। ललिता देवी हाथ में नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर रख जाती हैं तो एक सहेली पूछती है, यह तुमने नई नौकरानी रखी है क्या? पहले तो कभी नहीं देखी तुम्हारे यहाँ। प्रिया कहती है, हाँ, अभी कुछ महीने पहले ही रखी है। जब खाना खाने की बारी आती है तो प्रिया सबसे बचा हुआ खाना अपनी सास को देती है, लेकिन अपने पति के सामने तो ऐसा दिखाती थी कि वह अपनी सास को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। प्रिया के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे। प्रिया ने अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से सिखाया था कि पापा गांव से एक नई नौकरानी लाए हैं तो उनसे तुम बहुत दूर रहना, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे थोड़ा बहुत समझते थे, इसलिए अकेले में वह अपनी दादी को दादी ही कहते थे। लेकिन ललिता देवी को उस घर में यही बात अच्छी लगती थी कि कम से कम नाती पोते उन्हें दादी कहते हैं और उनके पास खेलते हैं। लेकिन अपने बेटे और नाती पोतों की वजह से वह बहू की जातियों को बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मोहन अपने ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। प्रिया से मिलने उसकी कुछ सहेलियां आती हैं। ललिता देवी चाय की ट्रे लेकर अपनी बहू की सहेलियों को चाय देने के लिए आती हैं, लेकिन बुढ़ापे की कमज़ोर हड्डियों में इतनी जान नहीं है। वह लड़खड़ा कर गिर जाती है, पूरी चाय फैल जाती है, साथ ही सारे कप टूट जाते हैं। पास में ही बैठी हुई प्रिया की एक सहेली के ऊपर चाय गिर जाती है। प्रिया की सहेली तो कुछ नहीं कहती है, उसे लगता है कि बूढ़ी नौकरानी है, गलती हो जाती है। लेकिन प्रिया को यह बात नागवार गुजरती है। प्रिया को लग रहा है कि उसकी सास ने इतना महंगा टी सेट तोड़ दिया है और उसकी सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी है। सहेलियों के जाने के बाद प्रिया अपनी सास का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ऊपर वाले कमरे में ले जाती है और गुस्से में वहीं उनको बंद कर देती है। कमरे में इतना ज़्यादा सामान है कि उन्हें ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। वह सामान को हटाने के चक्कर में वहीं गिर जाती हैं, जिससे उनके पैर में बहुत चोट लग जाती है। ललिता देवी चिल्लाकर आवाज़ देती हैं,
बहू बहू, लेकिन बहू उनकी आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। ललिता देवी अपनी बहू को आवाज़ देती हैं, बहू कुछ खाने को तो दे जा, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है। पति के आने से पहले प्रिया ऊपर वाले कमरे से अपनी सास को निकालकर धमकी देती है कि जाकर अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ। अगर मेरे पति से कुछ भी शिकायत लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में रहने वाले पोता पोती अपनी माँ की इन हरकतों को देखकर दुखी हो जाते थे। उन्हें लगता था कि माँ दादी के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करती हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन प्रिया का बेटा यश घर के आंगन में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। तभी प्रिया अपने बेटे को पढ़ते हुए देखती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरा राजा बेटा पढ़ लिख कर खूब बड़ा अफसर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, खूब बड़ा घर होगा, खूब नौकर चाकर होंगे, आराम से रहेगा। अपनी माँ की बात सुनकर नन्हा सा यश अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और अपने घर में एक ऐसा ही कमरा ऊपर बनवा दूंगा जैसा आपने दादी के लिए बनवाया है, और नौकर चाकर नहीं रखूंगा। काम करने के लिए आप होंगी ना, घर के सारे काम करने के लिए माँ जैसे दादी करती है। मैं तो आराम से ऑफिस जाऊंगा और जिससे मेरी शादी होगी वह आराम से घर में रहेगी। तभी यश भागकर दादी के कमरे में जाता है और एक लकड़ी का बना हुआ बक्सा नुमा एक बॉक्स उठाकर लाता है और अपनी माँ को देते हुए कहता है, देखो माँ, ऐसा ही बक्सा एक दादी के पास भी है। यह मैंने पापा से मंगवाया था। यह मैं आपको दूंगा। जैसे दादी रखती हैं ना, वैसे ही आप भी इसे अपने पास रखना। जब मेरी पत्नी आपको खाना नहीं देगी तो आप इसमें दादी की तरह रोटी छुपा कर रख लेना। जब आपको भूख लगेगी तो खा लेना, भूखे मत रहना। अपने छोटे से बेटे के मुंह से यह सारी बातें सुनकर प्रिया को तो जैसे आसमान में तारे नज़र आ जाते हैं। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके छोटे से बेटे ने तो उसे भविष्य का आईना दिखा दिया हो। लेकिन फिर भी प्रिया की अकड़ कम नहीं होती है। वह अपने बेटे को डांटते हुए कहती है, यह उल्टी सीधी बातें कहाँ से सीखते रहते हो? अभी जाओ अपने कमरे में, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी, ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा ललिता देवी का बेटा मोहन अपने छोटे से बेटे की सारी बातों को सुन लेता है और सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मेरी माँ ने भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा, जबकि मेरे छोटे से बेटे ने सब कुछ समझ लिया था। वह गुस्से से प्रिया पर चिल्लाते हुए कहता है, प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? तभी प्रिया अपने पति को देखकर शकपका जाती है। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। उसे लगता है कि आज तो वह गई और उसे कोई नहीं बचा सकता है। वह अपने बेटे को आंखें दिखाती हुई कहती है कि तुम चुपचाप से अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन मोहन अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यही खड़े रहो और मुझे बताओ कि तुम्हारी दादी माँ के साथ क्या क्या करती हैं। जिसको सुनकर मोहन दंग रह जाता है कि
मैं इतना बड़ा अफसर होते हुए भी अपनी माँ की तकलीफ़ को नहीं समझ सका। वह भागकर अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है माँ के पैर में चोट लगी हुई है, उसमें से खून निकल रहा है। वह माँ से कहता है, माँ यह चोट कैसे लगी? माँ बहाना बना देती है कि यहीं चारपाई पर लग गई है, लेकिन बेटे को तो सब पता है। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर आता है और अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगा देता है। तुमने मेरी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार किया तो किया कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतना दुख तकलीफ देने की? तुम्हें पता है माँ ने मुझे मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम उनके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार कर रही हो। निकल जाओ मेरे घर से, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। ललिता देवी अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा मत रो, तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाएंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे, अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा रहोगे। बात को बिगड़ता देखकर प्रिया अपनी सास से माफ़ी मांगने लगती हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि मैंने आपके साथ जो भी व्यवहार किया वह बहुत गलत किया है। प्रिया अपने पति से भी अपने किए की माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अपनी सास को अच्छे से रखूंगी। ललिता देवी अपने बेटे से कहती हैं, माफ़ कर दे बेटा, बहुत दिल से माफ़ी मांग रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग रहो, और अब तो तुम्हारे दो बच्चे भी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों का सोचकर मोहन अपनी पत्नी को माफ़ तो कर देता है, लेकिन वह प्रिया को सख्त हिदायत देता है कि अब तुमने मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, दोबारा मौका नहीं दूंगा इस घर में रहने का। और वह अपनी माँ की देखभाल के लिए एक सहायक रख देता है जो उसकी माँ की देखभाल करती है। पता नहीं आज के लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी बुढ़ापा आना है, एक दिन उनके साथ भी वही परिस्थितियां हो सकती हैं जो अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं। कोई भी यहाँ अमृत पीकर नहीं आया है जो कभी बूढ़ा ना हो, बुढ़ापा सबको आएगा। इसलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जो भी व्यवहार करें वह सोच समझ कर करें, क्योंकि हमें रिटर्न में भी वही मिलता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।